हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडवर्टाइज। तो डियर, ऑलरेडी जो है हम पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो देख चुके हैं कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होती है। और ये केवल थ्योरेटिकल था, इसका न्यूमेरिकल नहीं था। दैट्स वाई मैंने ये सबसे पहले करवाई है। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है हम देख चुके हैं। अब हम जो है देखने जा रहे हैं सेकेंड नंबर पे एनो नेट इनकम अप्रोच, एनआई थ्योरी, राइट। थर्ड नंबर पे मैं आपको इररिलेवेंस थ्योरी, एनओआई यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ाऊंगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे। और सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, सेकंड, फोर्थ और थर्ड थ्योरीज के लिए कुछ जर्नल अजम्पशंस हैं जो कि तीनों थ्योरीज में अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल अजम्पशंस बताऊंगी। अगर एग्जाम में इन तीनों थ्योरीज में से थ्योरी क्वेश्चन बनकर आता है, राइट, तो वो आप जर्नल एजम्पशंस लिखेंगे ही लिखेंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के जो जर्नल एजम्पशंस हैं वो सेम है। ठीक है, तो जब ये तीन थ्योरी कर लेंगे उसके बाद मैं आपको एमएम थ्योरी, मोदगिलानी मिलर अप्रोच जो है लास्ट में पढ़ाऊंगी। राइट, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जर्नल एजम्पशंस। जर्नल एजम्पशंस जो कि नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में सेम है। राइट, तो चलिए देखते हैं कि वो जर्नल एजम्पशंस क्या है। तो जर्नल एजम्पशंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर हेडिंग डाली है जर्नल एजम्पशंस ऑफ थ्योरीज। राइट, कौन कौन सी थ्योरीज पे एप्लीकेबल होंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ एप्लीकेबल ऑन एनआई, एनओआई एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी इनमें से अगर आपको कोई भी अप्रोच लिखने को आती है एग्जाम में, राइट, तो आपको ये जर्नल अजम्पशंस तीनों में कोई भी अप्रोच अगर आती है तो आपको ये जर्नल अजम्पशंस लिखने ही लिखने हैं। राइट, चलिए तो इनको हम वन बाय वन जो है समझते हैं कि ये अजम्पशंस क्या कह रहे हैं। तो पहले एजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो पहला एजम्पशन बोलता है, चाहे वो एनआई थ्योरी हो, एनओआई थ्योरी हो या ट्रेडिशनल अप्रोच हो, कि अगर हम यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डियर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि बिजनेस करने के लिए आप फंड कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने देखा था डेट होता है, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। ये तीनों आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने देखा था कि इंटरनली फाइनेंस में रिटेन अर्निंग्स होता है, यानी हमने जो रिजर्व बना रखा है वहाँ से हम फंड जो है रेज करते हैं। राइट, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि हम यहाँ पर डेट और इक्विटी के अलावा और किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस केवल और केवल क्या है, हमारा डेट है और इक्विटी है। इस थ्योरी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, और ये दोनों ही मतलब कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिटेन अर्निंग्स की भी बात नहीं की जाएगी। राइट, इसके बारे में अभी आगे भी एक लाइन लिखी हुई है तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एसेट्स ऑफ अ फर्म रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो फर्म की एसेट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं टोटल जो फर्म की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सपोज आपकी कंपनी को 20 करोड़ फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट जो है हमेशा 20 करोड़ की ही रहेगी।
वो रिक्वायरमेंट हमेशा 20 करोड़ की ही रहेगी, राइट। तो एसेट्स ऑफ अ फर्म रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, नो टैक्सेशन। इन थ्योरीज में अभी हमने ये एज्यूम किया है कि ना कॉर्पोरेट टैक्स है ना पर्सनल टैक्स है, तो किसी भी टैक्सेशन की बात नहीं की जाएगी। जैसे केडी निकालते टाइम, कॉस्ट ऑफ डेट निकालते टाइम आप आई को यानी इंटरेस्ट को 1 - t से मल्टीप्लाई करते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। 1 - t क्या था, 1 - t फॉर टैक्सेशन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे टी जो है आपके किसी भी फॉर्मूले में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। ऑलरेडी मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया हुआ है कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमने क्या देखा था कि अगर हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं या डेट कैपिटल इशू कर रहे हैं, तो इशू करते टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे आप अंडरराइटर अपॉइंट कर रहे हो, ब्रोकर अपॉइंट कर रहे हो, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो इशू एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। यानी कि कोई भी शेयर या डिबेंचर अगर हम मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो उनके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। उन एक्सपेंसेस को जो कॉस्ट ऑफ इशू, आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इशू, ठीक है। जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इशू करने की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर नहीं है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। समझ में आ रही है बात, वो यहाँ पर नहीं है, नो टैक्सेशन, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट। फिफ्थ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिजनेस रिस्क रिमेन्स कांस्टेंट। रिस्क क्या है, आपके जो भी कंपनी की लाइफ है, फर्म की लाइफ है, उसमें रिस्क बढ़ घट नहीं रहा है। रिस्क क्या है, सेम है। रिस्क सेम होने का मतलब क्या होता है फाइनेंस में, अगर रिस्क कांस्टेंट है तो रिटर्न भी क्या है, कांस्टेंट है। और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बिजनेस का क्या होता है, रिटर्न होता है। तो अगर रिस्क कांस्टेंट है तो ईबीआईटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ईबीआईटी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो रिस्क अगर कांस्टेंट है तो रिटर्न भी कांस्टेंट होगा। इसके बाद अभी फर्स्ट अजम्पशन मैंने पढ़ाया था आपको और कहा था ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, डेट होता है, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, ये एक्सटर्नल फाइनेंस होते हैं। और इंटरनली जनरेटेड जो फंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स। तो मैंने कहा डेट और इक्विटी के अलावा आप कहीं से पैसा कंपनी के लिए नहीं उठा सकते हो और कहीं से फंड रेज नहीं कर सकते हो डेट और इक्विटी के अलावा एक्सटर्नल में। तो एक्सटर्नल में मैंने कहा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, और इंटरनल में आपके पास रिजर्व भी नहीं बचेगा, नो रिटेन अर्निंग्स। नो रिटेन अर्निंग्स का मतलब हर साल आप जितना कमाते हो सारा का सारा जो रिजर्व है वो आप डिविडेंड के तौर पर बांट देते हो। सारा का सारा अर्निंग जो आता है ईएई, इनकम स्टेटमेंट में जो आता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो एंड में आता है प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद इनकम स्टेटमेंट में, वो सारा का सारा आप पूरा का पूरा अर्निंग डिविडेंड के तौर पर बांट देते हो। 100% पे आउट रेशियो रखते हो, कुछ भी बचा कर नहीं रखते हो। तो इंटरनली जनरेटेड फंड से भी आपकी फाइनेंसिंग नहीं हो सकती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द इन्वेस्टर्स इन अ फर्म, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, सेम है भाई, रिस्क सेम है, रिटर्न आपका क्या है, कांस्टेंट है। जब रिस्क सेम होगा तो रिटर्न भी आपका सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। यानी कि एक्सपेक्टेशन भी क्या है, सेम है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन किसके अकॉर्डिंग होती है, रिस्क के अकॉर्डिंग। रिस्क ज़्यादा होता है तो एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद, रिटर्न की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी क्या है, सेम है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है। केडी का मतलब क्या होता है, केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट, और केई का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी कि केडी इज लेस देन
इट मीन्स कि आपकी डेट की कॉस्ट जो है वो इक्विटी की कॉस्ट से कम पड़ रही है। देखिए डियर, यहाँ पे हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। आपको KD, KE, KP, KO, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये पता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक करने के पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आना जरूरी होता है। तो पहले आप उसकी क्लासेस देख लीजिएगा, उसके बाद आप कैपिटल स्ट्रक्चर करिएगा, राइट। तो KD जो है यानी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कंपनी को सस्ता पड़ रहा है, यानी कि अगर कंपनी डेट के थ्रू फंड रेज करती है, ठीक है, तो डेट कंपनी को क्या पड़ रहा है, इक्विटी के कंपैरिजन में सस्ता पड़ रहा है। KE ज़्यादा है और KD क्या है, कम है, राइट। नंबर 9 पे हम क्या देखते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमिन्ड बाय कैपिटलाइजिंग द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजिंग द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी हमने क्या देखा था, EBIT। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि EBIT को परसेंटेज से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विद द ओवरऑल कैपिटलाइजिंग रेट। ओवरऑल कैपिटलाइजिंग रेट किसको कहते हैं, KO को कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकल रही है, बेसिकली लास्ट लाइन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे अगर इन थ्योरीज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले मैं यहाँ पर आपको लिखने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखने जा रही हूँ वैल्यू ऑफ फर्म को हम डिनोट करते हैं VF से। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विद द, क्या लिखा था, विद द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट हमारा क्या है, KO, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। इसी KO को हम क्या बोलते हैं, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि EBIT अमाउंट में, देखो यहाँ पे बोलना ये क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि जो ये EBIT है ये आपका ऑब्वियस सी बात है किस में होगा, अमाउंट में होगा, एब्सोल्यूट फिगर होगा अमाउंट में, मतलब कि मे बी आपका ये 50 लाख EBIT हो, ठीक है, 50 लाख EBIT है। और KO किस में होगा, ये हमेशा KO किस में होगा, परसेंटेज के फॉर्म में होगा, ये हमेशा किस में होगा, परसेंटेज के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि KO हमारा क्या है, अगर मैं कहूँ KO हमारा क्या है 10% है, ठीक है, एंड EBIT हमारा क्या है, सपोज 5 लाख रुपीज़ मैंने ले लिया, थोड़ा सा छोटा फिगर लिया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ है। इन दैट केस हमारा वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा हमारा 5 lakhs डिवाइडेड बाय 10%, यानी कि 50 lakhs, यानी कि 50 lakhs। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि 10% बराबर है 5 लाख के, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या है, जो कंपनी रिटर्न कमा रही है 5 लाख उसके बराबर है, ठीक है। तो कंपनी में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, यानी कि 100% आपका क्या निकला, वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि 5 लाख डिवाइडेड बाय 10%, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म आपका क्या है 100%, यानी 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50 लाख रुपीज़ का 10% यानी कि 5 लाख रुपीज़ आपका क्या है EBIT। तो अब एक चीज़ बताओ, अभी आपने देखा, अभी आपने यहाँ पे क्या देखा कि EBIT आपका क्या है, इस थ्योरी में अगर हम देखें, अच्छा अभी देखेंगे, अभी देखा कहाँ है, राइट, अभी तो NI थ्योरी देखेंगे। NI थ्योरी में हम क्या देखेंगे कि EBIT आपका क्या है,
कांस्टेंट, और अभी आपने एजम्पशन में भी पढ़ा कि EBIT आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म भी आपका क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है, अगर हम इसको और इसकी और इंटरप्रिटेशन करें तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ये बनता है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म होगा वो होगा, मतलब कि किसी फर्म में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे VD प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि उस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लगा है, यानी कि अमाउंट ऑफ इक्विटी, और वैल्यू ऑफ डेट का मतलब अमाउंट ऑफ डेट, ठीक है। यानी कि अगर आपके फर्म में 50 लाख रुपीस लगा है और 30 लाख रुपीस आपका डेट है और 20 लाख रुपीस आपका इक्विटी है, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, 50 लाख। तो ये फॉर्मूला इस पे जो है वो आपका निकल आया है। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला और आता है कि वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलेगा। वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलेगा कि आप इंटरेस्ट के अमाउंट को KD से क्या कर दीजिए, डिवाइड। यहाँ पे 1 - T का जो है आपका कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, 1 - T का आपका कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। अगर आप 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, KD आपका 10% है, तो वैल्यू ऑफ डेट आपका कितना आएगा, 10 लाख, ठीक है। इस ढंग से बिल्कुल जैसे वैल्यू ऑफ फर्म का हमने निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ टैक्स नहीं है तो EBIT में से इंटरेस्ट देने के बाद, EBIT में से इंटरेस्ट देने के बाद EBT निकलता था, और EBT में से हम टैक्स देते थे, लेकिन टैक्स तो है नहीं, ठीक है। और प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, ठीक है, टैक्स भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। तो EBIT में से इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बचा वो किसका पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने लिखा था, EBIT अमाउंट में था, KO परसेंटेज में था, इंटरेस्ट भी अमाउंट में है और KD भी परसेंटेज में, और EBIT में से इंटरेस्ट देने के बाद जो कुछ बचा, क्योंकि एजम्पशन है कि टैक्स नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ये तो एजम्पशन है, तो EBIT में से इंटरेस्ट देने के बाद जो भी बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। तो यहाँ पे ये अमाउंट में रिटर्न आ गया और KE क्या है, परसेंटेज में है। तो इससे हमारा क्या निकल आता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। इससे हमारा क्या निकल आता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो इन थ्योरीज में यूज होते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हम इसके साथ सबसे पहली थ्योरी करने जा रहे हैं, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, अब देखिए नेट इनकम अप्रोच में जो आपने अभी 9 एजम्पशंस पढ़े वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। एक एडिशनल एजम्पशन नेट इनकम अप्रोच का ये है कि KD एंड KE कांस्टेंट होंगे, यानी कि KD और KE कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये मैम क्या बोल रही है कि KD और KE जो है हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और ये आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, KD और KE कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है। तो चलिए एक हम बेसिकली एजम्पशन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको ये चीज़ मैं पहले बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि सपोज एक आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज आप वेजिटेबल खरीदने गए, राइट, वेजिटेबल खरीदने गए और आपको वेजिटेबल में 2 ही वेजिटेबल लेनी है, आपको वेजिटेबल में 2 ही वेजिटेबल लेनी है, ठीक है। एक आपको वेजिटेबल लेनी है कुछ केजी को मैं क्वांटिटी को यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। आपका है कि क्वांटिटी ऑफ अनियन प्लस आपको क्या लेना है, आपको अनियन लेना है और क्वांटिटी ऑफ पोटैटो लेना है, ठीक है।
तो आपको कुछ जो है पोटैटोज़ लेना है और दोनों की क्वांटिटी मिलाकर आपका 10 kg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि जो अनियन है वो महंगा है, ठीक है। जो अनियन की कॉस्ट है, अनियन का कॉस्ट मत कहो, मतलब कि कह लो प्राइस, मतलब कि अनियन जो है सस्ता है इन कंपैरिजन टू पोटैटो, ठीक है। तो अनियन का प्राइस जो है वो आपके, जो आप पोटैटो खरीदोगे उसके प्राइस से क्या है, कम है, ठीक है। अनियन का प्राइस जो है वो आपके पोटैटो के प्राइस से कम है। और अगर मैं कहूँ कि अनियन मार्केट में, ऐसे ही एज्यूम कर लेती हूँ, ₹150 पर केजी मिल रहा है, यानी 150 रुपये किलो जो है वो अनियन मिल रहा है, और पोटैटो जो है आपको 100 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अनियन महंगा है और पोटैटो आपका क्या है, सस्ता है, राइट। अब एक बात बताओ, और ये जो प्राइजेस हैं ये चेंज नहीं होते, ये क्या है, कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाँ क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है 10 kg की वो आपकी एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ केस वन मैंने कहा, आपने अनियन खरीदा, आपने पोटैटो खरीदा, ठीक है। अनियन आपने जो है सपोज 8 kg खरीदा, ठीक है, और पोटैटोज आपने 2 kg खरीदा। प्राइस आपका यहाँ पे कितना है, 150 पर केजी है, और यहाँ पर कितना है, 100 रुपीज़ पर केजी है। तो कॉस्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 150 इंटू 8 आपका कितना आ जाएगा, 1200 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइस और कॉस्ट दोनों रुपीज़ में 1200 रुपीज़, और ये आपका आ जाएगा सीधे 200 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट मेरे को कितने की बैठेगी, 1400 रुपीज़ जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बैठेगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। ऐसे ही अगर हम केस 2 देखें, फिर हमने लिया अनियन और पोटैटो। अब की बार हमने क्या किया, अनियन की क्वांटिटी घटा दी और पोटैटो की क्वांटिटी क्या है, बढ़ा दी, ठीक है। प्राइस हमारा कांस्टेंट है 150, 100, यहाँ पे तो सीधे आपका 500 आ गया, और 150 इंटू 5 आपका 750 रुपीज़ आ गया कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट आपका आ गया, और यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितने की पड़ी, 750 प्लस 500 आपका 1250 जो है 1250 जो है ये आपको पड़ा, ठीक है। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 हमने लिया। अब की बार हमने क्या किया कि अनियन की क्वांटिटी और लेस कर दी। अनियन की क्वांटिटी हमने कर दी 2 kg, और पोटैटो की क्वांटिटी जो है हमने कर दी 8 kg, ठीक है। और प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 150 है, और ये क्या है, 100 है, तो ये अब की बार हो गया 800, और ये हो गया आपका 300, राइट। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 1100। समझ में आ रही है बात। तो अब बताइए इन तीनों केसेस में हुआ क्या। बेसिकली आपने ये देखा कि जैसे जैसे मैं पोटैटो की क्वांटिटी बढ़ाती जा रही हूँ, यानी सस्ती वाली जो वेजिटेबल है उसका वेट बढ़ाती जा रही हूँ। सस्ती वाली वेजिटेबल का हमें टोटल 10 kg चाहिए। आपने तीनों केस में देखा कि टोटल क्या है, 10 kg है, ठीक है। और टोटल 10 kg वेजिटेबल्स में जैसे जैसे मैं वेट सस्ती वाली सब्जी यानी कि पोटैटो का वेट बढ़ाती जा रही हूँ, यानी क्वांटिटी बढ़ाती जा रही हूँ, और महंगी वाली सब्जी क्या है, कम करती जा रही हूँ, अनियन को कम करती जा रही हूँ,
वैसे वैसे मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैसे वैसे मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और पूरे सेशन में आपका अनियन का प्राइस और पोटैटो का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमें किस पे लगा देना है, एनआई थ्योरी पे लगा देना है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि डेट जो है वो इक्विटी से सस्ता है, यानी केडी जो है वो केई से क्या है, सस्ता है। इसका मतलब अनियन प्राइस की जगह मेरा क्या आ गया, केई आ गया, और पोटैटो प्राइस की जगह क्या आ गया, केडी आ गया। मैंने आपसे कहा एडिशनल एजम्पशन में क्या बोला, मैंने आपसे एडिशनल एजम्पशन में बोला केडी और केई क्या है, कांस्टेंट है। केडी और केई कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि 150 रुपीज़ और 100 रुपीज़ जो केई और केडी का जो प्राइस है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट। तो बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा यहाँ पे जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में ये अप्लाई होता है कि केई और केडी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि उनका जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर सपोज मैं कहूँ कि केई सपोज 12% है और केडी हमारा 8% है, तो केई और केडी हमेशा उनका परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। ये जो 10 kg हमने लिया, ये जस्ट लाइक जैसे आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स था, वैसे ही आप कह लीजिए कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी कंपनी में 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट में आप 8 करोड़ जो है अनियन किसका फॉर्म है, अनियन अगर हम यहाँ पे देखें महंगा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विटी को। पोटैटो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सस्ता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट को, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अनियन जो है, अनियन यानी इक्विटी की क्वांटिटी, इक्विटी का वेट क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे डेट का वेट कम है। फिर इक्विटी और डेट का वेट इक्वल है, फिर हमने इक्विटी का वेट क्या कर दिया, कम कर दिया, और डेट का वेट जो है और बढ़ा दिया। यानी कि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का वेट हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है, जैसे कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट पहले क्या आई थी, ये आपके 1400 आई थी, ठीक है। फिर और कम हो गई, 1250 हो गई। फिर जैसे ही हमने पोटैटो का वेट क्वांटिटी और बढ़ाई, वो 1100 हो गई। तो सेम ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इस थ्योरी को प्रूफ करेंगे कुछ फिगर्स से, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको ये बताया। फॉर एग्जाम्पल में सपोज हम लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई लेते हैं और केडी लेते हैं, ठीक है। सपोज केडी हमारा जो है वो है आपका 8% और इक्विटी जो है वो हमारा है 15%, ठीक है। अब केई आपका केडी से क्या है, ज़्यादा है, राइट। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो हम ले लेते हैं कि टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट सपोज 10 करोड़ है, ठीक है। 10 करोड़ जो है वो डेट प्लस इक्विटी को मिलाकर मुझे क्या चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, राइट। अब हम केस 1 बनाते हैं, ठीक है, केस 1 बनाते हैं। केस 1 में हम इक्विटी को रखते हैं 8 करोड़ अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, और अमाउंट ऑलरेडी करोड़्स में है, ठीक है। इक्विटी को रखते हैं 8 करोड़, डेट को हम रखते हैं सपोज 2 करोड़। टोटल कितना हो गया, 10 करोड़। इसका हम क्या निकालेंगे, वेट, जैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते थे। तो वेट मेरा क्या निकलेगा, 80% यानी कि 0.8। डेट का वेट क्या निकलेगा, 20% यानी 0.2। दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, 1। अब यहाँ पे कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो केई हमारा कितना है, 8%। डेट हमारा केई हमारा 15% है, केई हमारा कितना है, 15% है, ठीक है। और केडी हमारा कितना है, यहाँ पे केई हमारा कितना है, 15% है,
डेट हमारा कितना है 8% है, ठीक है। अब इसके बाद याद करिए हम क्या निकालते थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको मैंने WACC ऐसे ही निकालना बताया हुआ है, ठीक है। तो 8, तो यहाँ पर 0.8 इंटू 15% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12%, ठीक है। और 8 इंटू 0.2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.6%, यानी कि हमारा कितना आया 13.6%, ठीक है। अब केस 2 में देखिए, अब हम क्या करेंगे, इक्विटी का वेट कम करते जाएंगे और डेट का वेट क्या है बढ़ाते जाएंगे। सपोज 5 करोड़ हमने इक्विटी से उठाया और 5 करोड़ हमने डेट से उठाया, तो वेट हमारा क्या हो गया 0.5। कॉस्ट हमारी क्या है 15%, 8%। 15% का हाफ आपका क्या हो जाएगा 7.5%, 8% का हाफ आपका क्या हो जाएगा 4%। 7.5 प्लस 4% अगर हम करते हैं तो हमारा कॉस्ट देखिए कम हो गया, KO क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है, जो मैंने डबल अंडरलाइन किया है, ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है KO, ठीक है। तो KO टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती जा रही है और लेस होती जा रही है। अब केस 3 यहाँ पे देखिए, अब इक्विटी और हमने कम कर दिया 2 करोड़ और डेट के थ्रू हमने फंड जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है। अभी भी हमारा 10 करोड़ है। अब वेट निकालेंगे तो हमारा 0.2, 0.8 निकलेगा, ठीक है। कॉस्ट क्या है इक्विटी की 15%, 8%। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट क्या है कांस्टेंट है, तो 15 को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3% आएगा और 8 को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4% आएगा। अब 6.4 और 3% को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 9.4%, तो और कम हो गया। यानी कि आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम डेट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डेट की क्वांटिटी क्या है बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका क्या है टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, जबकि KD और KE कांस्टेंट है। अब इसी चीज़ को हमें नेट इनकम अप्रोच में लिखना है। देखिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये Y एक्सेस है, ये X एक्सेस है। X एक्सेस में हमें क्या दिख रहा है लीवरेज। लीवरेज का मतलब क्या होता है प्रपोर्शन ऑफ डेट। लीवर्ड कंपनी किसे कहते हैं, लीवर्ड कंपनी उसको कहते हैं ऐसी कंपनी जिसपे डेट जो है वो इंक्लूडेड है, जिसके कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट शामिल है, उसको हम लीवर्ड कंपनी कहते हैं। तो प्रपोर्शन ऑफ डेट, तो जैसे जैसे हम प्रपोर्शन ऑफ डेट बढ़ाएंगे कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि KD जो है, ठीक है, KD जो है वो KE से क्या है छोटा है, KE ज़्यादा है, KD कम है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है KD को, ठीक है। ये आपकी लाइन KD को रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है KE को, ठीक है। तो कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात है 0 से ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो KD सस्ता है, KE क्या है महंगा है, ठीक है। और जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में बढ़ाते जा रहे हैं, यानी 10 करोड़ में, ठीक है, 10 करोड़ में पहले डेट आपका क्या था सपोज कम था और इक्विटी ज़्यादा था, फिर हमने क्या करा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट और बढ़ा दिया। फिर हमने क्या किया, मतलब कि पहले हमने कितना रखा था, पहले सपोज हमने 20% डेट रखा था टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का, फिर हमने 50% रखा, फिर हमने 80% रखा। तो जैसे जैसे हम चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी टोटल कॉस्ट, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है KO, टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि आपका डेट जो है डेट वो डेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है X एक्सेस पे। तो जैसे जैसे डेट जो है राइट हैंड साइड मतलब कि बढ़ रहा है, ठीक है, KD और KE क्या है कांस्टेंट है, कॉस्ट कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट का वेट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में बढ़ा रहे हैं,
वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट WACC क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ। ये जो KO और KD का स्पेस है, ठीक है, ये जो KO और KD के बीच का स्पेस है, कई सारे डायग्राम्स कई जगह ऐसे बने रहते हैं कि इनको मर्ज कर दिया जाता है, KO आकर जो है KD को टच कर लेता है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये वाला पॉइंट KO का KE से क्यों निकल रहा है, क्योंकि केवल और जीरो का मतलब कि डेट जीरो है, और पूरा का पूरा 10 करोड़ जो है आपने इक्विटी के थ्रू फाइनेंस कर रखा है, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर आपका डेट क्या हो, जीरो हो, और पूरा का पूरा वेट किसका हो, इक्विटी का, पूरा का पूरा आपने 10 करोड़ कहाँ से फाइनेंस किया, इक्विटी से फाइनेंस किया, तो अगर हम वेट निकालते हैं तो इसका तो जीरो आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है। और KE हमारे में क्या था, 15%, और KD हमारा क्या था, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो 8%, ठीक है। तो ये 8% तो आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये आ गया 15%, राइट। तो KE व्हेन डेट इज जीरो, मतलब है ही नहीं डेट, देन KE इक्वल टू K होगा, KE क्या हो जाएगा, इक्वल टू K होगा। दैट्स वाई ये जो ग्रीन कलर का मैंने पॉइंट लगाया है, यहाँ पे जीरो डेट है, ये देखिए जीरो डेट है, जीरो डेट का मतलब क्या हुआ, डेट है ही नहीं, तो KE और KO क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जैसे जैसे डेट आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाते जाते हो, आपका KO जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये लाइन आपकी नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि KO आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि KO कभी भी KD को जो है टच नहीं करेगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल और केवल डेट हो और इक्विटी जीरो हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो KO KD के बराबर जो है कभी भी नहीं होगा। भाई किसी भी कंपनी में ओनर्स कैपिटल यानी इक्विटी कुछ ना कुछ होना क्या है, मस्ट है। आप इक्विटी को जीरो और डेट को 100% नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ओनरशिप होना क्या है, मस्ट है। दैट्स वाई ये गैप आपको बनाकर रखना है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इसको आपको लैंग्वेज में लिखना भी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे आपको कॉस्ट शो करना है, ये आपका Y एक्सेस है, ये आपका X एक्सेस है, यहाँ पे आपका डेट यानी कि आप इसको कहते हो लीवरेज आप इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है। डेट को हम क्या बोलेंगे, लीवरेज आप क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, डेट बढ़ाते जा रहे हो, राइट। वैसे वैसे आपका KO जो है वो नीचे की ओर टेंड करेगा, KD आपका KE से क्या है, कम है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो इसी चीज़ को आपको थ्योरी में लिख देना है, विद द इंक्रीज इन द लीवरेज यानी डेट इक्विटी रेशियो, यानी डेट आप बढ़ाते जा रहे हो, द डेट विच इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस गेन्स अ हायर वेट, ठीक है। उसका वेट जैसे ही बढ़ता है, ठीक है, further as KD and KE are constant at all level of leverage, KO tends to fall with the rise of leverage. लीवरेज बढ़ने के साथ साथ KO जो है आपका कम होता जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। with the fall of KO value of firm tends to rise. जैसे जैसे आपका KO जो है कम होता जाएगा, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वैल्यू ऑफ फर्म का, फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन KO, ठीक है। EBIT तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, EBIT आपका कांस्टेंट है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ KO जो है डिनोमिनेटर में है, तो वैल्यू ऑफ फर्म और KO का रिलेशनशिप क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। वैल्यू ऑफ फर्म एंड KO का कैसा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। ये आपने पढ़ा होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे KO डिक्रीज होगा,
वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो थ्योरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हमें क्या बताती है कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। तो एज पर एनआई थ्योरी ये बोलती है हायर द लीवरेज, हायर द डेट, द बेटर इट इज। मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा डेट होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा डेट होगा उतना हमें केओ जो है कम पड़ेगा, और जितना केओ कम होगा वैल्यू ऑफ फर्म उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको ये भी याद दिला दूं कि एनआई अप्रोच हमारी कौन से टाइप की थ्योरी में आती है, रिलेवेंस थ्योरी में आती है। और रिलेवेंस थ्योरी क्या बोलती है, रिलेवेंस थ्योरी साफ साफ ये बोलती है कि जो प्रपोर्शन ऑफ आप कह लीजिए डेट एंड इक्विटी है, प्रपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट डालेगा। ये चीज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिलेवेंस थ्योरी का पार्ट है नेट इनकम अप्रोच। तो आई होप ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार आप फिर से जाकर सुनिए इस पूरे लेक्चर को, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो एग्जाम में अगर आपको एनआई अप्रोच लिखने को आती है, आपको जनरल अजम्पशंस लिखने हैं। ठीक है, जनरल अजम्पशंस जो कि आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं। ठीक है, आपको जनरल अजम्पशंस लिखने हैं, जनरल अजम्पशंस के बाद आप फॉर्मूलाइज लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ये डायग्राम प्रॉपरली बनाना है, और उस डायग्राम के बाद आपको जो है ये थ्योरी लिखनी है। ठीक है, ये थ्योरी भी आपको वहाँ पर लिखनी है। और अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है तो ये जो मैंने आपको जैसे ये एग्जाम्पल बनाकर दिखाया, ऐसा ही आप कुछ एग्जाम्पल कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, केई हमेशा याद रखिएगा केडी से ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी आप वेट ले लीजिए। ठीक है, डेट का वेट आप स्टार्टिंग में कम रखिए, फिर डेट का वेट बढ़ाते जाइए, आपकी कॉस्ट जो है केओ जो है वो कम होती जाएगी। तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। लेकिन अजम्पशंस, डायग्राम और ये मेन प्रपोजिशन ये लिखना मस्ट है। राइट, ओके, थैंक यू।